हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप लोग बहुत ज़िम्मेदारी से पढ़ते हैं और उसके आप जवाब भी देते हैं, जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसके आप जवाब भी देते हैं। आज जो मैं आपको चैप्टर देने जा रहा हूं उसका नाम है द गंगा और उसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ये देखिए, इंग्लिश का पूरा समरी जो है आपके सामने है। मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिंदी बताऊंगा, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। ये जो चैप्टर का नाम है द गंगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में लिखा था। ये इन्होंने पूरा लेसन लिखा था और ये जो है ये थोड़ा विल एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। पार्ट के शुरू में पंडित नेहरू जी भारत के उन लोगों के पीड़ित उन लोगों के लिए बहुत ही अपना प्रेम मोहब्बत शो करते हैं, जो वो ये कहते हैं कि मैं किसी भी भाग से हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं किसी कास्ट का हूँ, लेकिन भारतीय हूँ। मुझे सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है और मुझे उन लोगों से बहुत मोहब्बत है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, भारतीय होने के नाते बहुत प्रेम करते हैं। और इन सब चीज़ों से नेहरू जी एक टाइम पे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं और वो एक बार फिर जो भी भारतीय हैं, जो उनके पीड़ित, जो उनके लिए बहुत ही मोहब्बत रखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उनकी एक इच्छा ये भी है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी रहूँ, अगर मैं जब भी कभी मेरी मृत्यु हो तो मुझे मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और अंतिम संस्कार के साथ साथ अगर मैं कहीं विदेश में भी हूँ तब भी मेरा अंतिम संस्कार कर दिया जाए और जो राख है वो भारत में लाई जाए। भारत में इलाहाबाद में जो नदी है गंगा जी, वहाँ पर एक मुट्ठी फेंक दी जाए, बाकी जो है और जगहों पर। तो उनका मानना ये है कि राख जहाँ जहाँ फैलेगी और फिर वो बाद में ये भी कहते हैं कि जो राख बची हुई है उसको आप एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से बहुत ऊपर लेकर जाएं और वहाँ से आप ऐसी जगह पर फेंके जहाँ पर बहुत मजदूर तबके के लोग रहते हों, रहता हो, वहाँ पर मेरी राख उस पर मिल जाए, भारत की ज़मीन में मिल जाए, भारत की जो कण कण में मतलब मेरी राख समा जाए, जिससे मेरी यादें इससे बनी रहें। तो ये पंडित नेहरू जी बहुत एक्साइटेड होकर ये सब चीज़ें बता रहे हैं और जब वो उसमें मिल जाएगी तो वो एक पार्ट बन जाएगी, इंडिया की मिट्टी का एक पार्ट बन जाएगी वो राख, जिससे उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन आंसर, आपने पहला पैराग्राफ देखा, इसमें क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द ऑथर रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। लेखक अपने देशवासियों से क्या लेता है, उसको अपने देशवासियों से क्या मिलता है। तो इसका जवाब है द ऑथर हैज रिसीव्ड लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। लेखक ने अपने देशवासियों से प्यार मोहब्बत प्राप्त किया, उसको बहुत प्यार मोहब्बत मिला। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज नॉट रिपेबल। राइटर के अकॉर्डिंग क्या चीज ऐसी है जो लौटाई नहीं जा सकती। अकॉर्डिंग टू द राइटर, मैं जवाब बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द राइटर लव एंड अफेक्शन इज नॉट रिपेबल। राइटर कहता है कि आप लव एंड अफेक्शन यानी प्यार मोहब्बत जो है आप कभी भी लौटा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द राइटर फीलिंग ओवरवेल्म्ड। लेखक राइटर जो है वो एक्साइटेड, ओवरवेल्म्ड यानी बहुत जज्बाती क्यों हो गया। द राइटर इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल। लेखक भारतीय लोगों के सभी वर्गों के व्यक्तियों के स्नेह के कारण
भाव विभोर हो गया, यानी कि बहुत जज्बाती हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट होप डज द राइटर हैव इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ? अपने बचे हुए जीवन में लेखक क्या उम्मीद करता है, यानी लेखक बचे हुए जीवन में क्या उम्मीद करता है? द राइटर, जवाब सुनिए, द राइटर होप्स दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ he would not be unworthy of his people and their affection. लेखक उम्मीद करता है कि बचे हुए दिनों में जो हमारे भारतवासी हैं, जो मेरे भारतीय लोग हैं, वो मुझे ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहें, मुझे किसी तरह से डिस्क्वालीफाई ना करें, अनवर्दी ना करें, अयोग्य ना ठहराएं। यानी मैं चाहता हूं कि मुझे इसी तरह से प्यार मोहब्बत मिलती रहे। ये राइटर की मनोकामना है। और राइटर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। व्हाट डज द राइटर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स? लेखक अपने साथियों और सहकर्मियों की किस बात का आभारी है या ऋणी है या कर्जदार है? जवाब, द राइटर ओज deeper debt of gratitude to his comrades and colleagues because they had been joint partners in great works and in times and sorrows. राइटर ओज डीपर, लेखक अपने साथियों और सहकर्मियों का बहुत आभारी है क्योंकि वे सभी उसके महान कार्यों तथा उसके सुख दुख तथा और उसके जो विजय वगैरह के विजय एवं दुखों में, मतलब किसी भी मोड़ पर वो हमेशा उसके साथ ही रहे, इसलिए राइटर उनका बहुत ही आभारी है। बी, आप पैराग्राफ बी के क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर डिजायर आफ्टर हिज डेथ? लेखक अपनी मृत्यु के बाद क्या उम्मीद करता है, क्या इच्छा प्रकट करता है? द राइटर डिजायर्स आफ्टर हिज डेथ दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड वेयर ही डाइज। लेखक उम्मीद ये करता है कि मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के बाद उसके शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए जहां पर उसकी मृत्यु हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, What does the writer wish in case he dies in a foreign country? लेखक की क्या इच्छा है अगर उसकी मृत्यु या उसकी मौत विदेश में हो जाए? If the writer dies in a foreign country, he wishes that his body should be cremated there and his ashes should be sent to Allahabad. राइटर यहाँ पर कहता है कि अगर उसकी मृत्यु अगर विदेश में भी हो जाती है तो उसका दाह संस्कार वहीं किया जाए और उसकी राख को, एशिस मीन्स राख, और उसकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वाज द ऑथर डीपली अटैच्ड टू गंगा? लेखक गंगा से इतना प्यार क्यों करता है, वो उसका अटैचमेंट इतना क्यों है गंगा से? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देखिए, द ऑथर वाज डीपली अटैच्ड टू गंगा बिकॉज सिंस हिज चाइल्डहुड ही हैज बीन वॉचिंग मूड्स ऑफ द गंगा एंड जमुना एज द सीजन्स चेंज ही हैज थॉट ऑफ देयर हिस्ट्री, माइथ, ट्रेडिशन, सॉन्ग एंड स्टोरी। लेखक गंगा से इसलिए बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि वो बचपन से ही गंगा और जमुना के उतार चढ़ाव को देखता रहा है। जैसे जैसे मौसम बदले, उनके इतिहास, परंपरा, गीत और कहानी, विषय जैसे बदलते रहते हैं, वो सोचता है कि ऐसे ही गंगा के भी और जमुना के भी सारे उतार चढ़ाव उसने देखे हैं, इसलिए उसको गंगा से भी बहुत ही मोहब्बत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज वेरिंग मूड्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हुज वेरिंग मूड्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर?
यहाँ किसके बदलते हुए स्वरूप कहेंगे, मूड्स, किसके बदलते हुए मूड्स के बारे में बताया गया है। गंगा द जमुना, गंगा एंड जमुनाज वेरिंग मूड्स हैव बीन डिस्कस्ड, या गंगा और जमुना के बदलते मूड्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द राइटर वांट ए हैंडफुल ऑफ हिज एशेस टू बी थ्रोन इन गंगा। लेखक क्यों चाहता है कि उसके शरीर की मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा दिया जाए। द राइटर वांट टू handful of his ashes to be thrown in Ganga at Allahabad because he had been attached to the Ganga and Jamuna since his childhood. बहुत बढ़िया बात राइटर कहता है कि लेखक चूंकि अपने शरीर की मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में बहाना चाहते थे, क्योंकि गंगा और जमुना उनका लगाव, यानी गंगा और जमुना से उनका लगाव बचपन से ही रहा था। पैराग्राफ सी देखिए आप, सी का पहला क्वेश्चन, व्हाई इज गंगा सेट एज बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल। गंगा भारतीय लोगों के लिए क्यों बहुत ही प्यारी मानी जाती है। द गंगा इज बिलव्ड ऑफ इंडियन पीपल बिकॉज हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, her songs of triumph, her victories and defeats are intertwined around her. गंगा भारत के लोगों में इसलिए प्रिय है क्योंकि उसके चारों तरफ भारत की बहुत सारी यादें, उसकी उम्मीदें और कहीं कहीं पर भय, विजय के गीत और बहुत सारे पराजय के, यानी कि जीत और हार, सब की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए गंगा बहुत प्रिय है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाई इज गंगा कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा को भारतीय कल्चर और सभ्यता का प्रतीक क्यों समझा जाता है, संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक क्यों समझा जाता है। जवाब देखें, द रिवर गंगा इज कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज गंगा इज एज ओल्ड एज इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा को भारतीय संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक समझा जाता है क्योंकि गंगा भी उतनी ही प्राचीन है जितनी भारतीय संस्कृत और सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। पंडित नेहरू जी को गंगा जी क्या याद दिलाती हैं। गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालय एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। गंगा पंडित नेहरू को हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटी, गहरी घाटियों तथा विशाल और उपजाऊ मैदानों की याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ डज गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट एज टोल्ड बाय पंडित नेहरू। देखिए, मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चन और आंसर तैयार करता हूं, बहुत मेहनत से आपको देता हूं। आप इसी मेहनत से प्लीज इसको पढ़िए, याद कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, जिससे हम सब लोगों को, आपके माता पिता को, सबको बहुत खुशी हो और देश को नाज हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज गंगा लुक इन द मॉर्निंग सनलाइट एज टोल्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने गंगा को सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में कैसी दिखने वाली कहा है। अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, गंगा लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। पंडित नेहरू जी के अनुसार प्रातःकाल यानी सुबह सुबह सूर्य की रोशनी में गंगा जी स्माइलिंग करती हैं, मुस्कुराती हैं और नाचती हुई दिखती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज गंगा लुक व्हेन इवनिंग शैडो फॉल। जब सायंकाल यानी शाम का समय होता है
जब शाम के साए फैलते हैं तो गंगा जी कैसी दिखती हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन इवनिंग शैडो फॉल गंगा लुक्स डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री। जब शाम का समय होता है तो गंगा जी स्याह, उदास और रहस्यमय दिखती हैं। हाउ डज गंगा लुक लाइक ड्यूरिंग मानसून। गंगा मानसून में के मौसम में कैसी दिखती हैं। ड्यूरिंग मानसून द गंगा लुक राउंड, बॉसम एंड विशेष पावर टू डिस्ट्रॉय। मानसून के मौसम में गंगा जी विशाल, बहुत बड़ी तथा समुद्र की तरह ताकतवर विनाशकारी दिखती हैं। यानी उनके पास इतनी ताकत आ जाती है जैसे समुद्र जैसी ताकत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज गंगा सिंबलाइज एज टोल्ड पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के बताए अनुसार गंगा किस बात का प्रतीक है। द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा भारत के युगों की पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, एज पंडित नेहरू जी टोल्ड। अब आप देखें पैराग्राफ डी के कुछ क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई हैज ऑथर डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस। लेखक ने भूतकाल की बहुत सी परंपराओं को क्यों त्याग दिया है। आंसर, द ऑथर हैज डिस्कार्डेड मच of the past traditions and custom because they bind and constrain her and divide people of India। लेखक ने भूतकाल की बहुत सी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्याग दिया क्योंकि वे उसे बांधती हैं, सीमित करती हैं और भारत के लोगों को विभाजित करती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 कई क्वेश्चन हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रिड ऑफ। लेखक भारत को किन बातों से छुटकारा दिलाना चाहता है। तो आंसर देखिए, द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रिड ऑफ ऑल शेकल्स एंड बाइंड एंड कॉन्स्टेंट एंड डिवाइड हर पीपल। लेखक चाहता है कि भारत उन जंजीरों से छुटकारा ले, उन जंजीरों से बाहर आ जाए जो भारत के लोगों को बांधती हैं और विभाजित करती हैं या एक दूसरे में फूट डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ऑथर प्राउड ऑफ। लेखक को किस पर गर्व है, किस चीज पे घमंड है। द ऑथर इज प्राउड ऑफ इंडिया ग्रेट इनहेरिटेंस। लेखक को भारत की महान विरासत पर गर्व है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, What is the writer conscious of। लेखक को किस बात से सचेत किया जाता है, किस बात से वो होशियार रहता है। The writer is conscious of that he too, like all of us, is a link in the unknown chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। लेखक को सचेत होशियार रहना पड़ता है कि वो सभी की तरह वो भी अटूट कड़ी का एक अंग है जो भारत के अतीत, प्राचीन अतीत में इतिहास के आरंभ तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिक्वेस्ट डज द राइटर मेक टू द पीपल ऑफ इंडिया। लेखक भारत के लोगों से क्या प्रार्थना करता है, क्या रिक्वेस्ट करता है। द राइटर रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट a handful of his ashes he thrown into the Ganga at Allahabad। लेखक भारत के लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करता है कि एक मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा में जरूर प्रवाहित कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द ऑथर वांट टू बी डन विद द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज। व्हाई। लेखक अपनी राख के बड़े भाग का क्या करना चाहता है, क्यों। द author wants that major portion of his ashes should be scattered over the fields of India so that he became an
डिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। लेखक चाहता है कि उसकी राख का बड़ा भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, भारत की जगह जगह बिखेर दिया जाए, ताकि वो भारत का अभिन्न अंग बन जाए। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट वाज नेहरू विल, डिस्क्राइब इट्स मेन पॉइंट्स। नेहरू की वसीयत क्या थी, इन बिंदुओं कुछ वर्णन कीजिए। ये जवाब आपको दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिखिए, मैं इसका हिंदी भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, पॉसिबल नहीं है सबका एक्सप्लेनेशन देना। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये मैं छोड़ देता हूँ, 6 छोड़ देता हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। व्हाट इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट नेहरू हैज रिसीव फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। नेहरू ने अपने देशवासियों से क्या कीमती उपहार प्राप्त किए, ये देखिए इसके अंदर जवाब दिया है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हिंदी में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। राइट, तो ये 15 क्वेश्चन हैं और ये 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इसमें जो वोकैबुलरी जो आ रही है ये थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए इसमें लिखा है मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी इन देयर मीनिंग। आपको फर्स्ट नंबर में जितने वर्ड दिए हैं और सेकेंड नंबर में जो दिए हैं, इसमें ये दोनों वर्ड जो हैं एक दूसरे मिसमैच कर रहे हैं, यानी कि मिलते जुलते हैं। तो आपको पहले नंबर के वर्ड से दूसरे नंबर के वर्ड को मैच करना है। जैसे देखिए पहला है फ्रैक्शन, इसमें दिया है सेकंड नंबर पे मिक्स, लेकिन ये गलत है। तो आपको इसमें से देखना है सही क्या है। मिक्स, ईगर, वर्क हार्ड, ट्विस्टेड विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ। तो फ्रैक्शन में पहला जो आपका सही होगा ये होगा आपका ए स्मॉल पार्ट ऑफ। और अनवर्दी का जो आपका होगा वो होगा नॉट डिजर्विंग। और इनएविटेबली का मतलब आप देखिए इसमें आएगा अनएवॉइडेबली। और इंटरट्वाइंड जो आपका होगा ये होगा ट्विस्टेड विथ एंक्शस मीन्स मिक्स। और शेकल्स का होगा चेन एंड बाउंडेशंस। और ट्वाइल, TOIL, ट्वाइल मीन्स वर्क हार्ड। और मिंगल होगा मिक्स। ओके, ये आप लिख लीजिएगा। बी देखिए गिव एंटोनियम्स ऑफ, यानी कि आपको उनका उल्टा विलोम देना है। जैसे रिसीव्ड का मतलब प्राप्त करना और सेंड उसका उल्टा होगा। एबंडेंट इसका उल्टा होगा लैकिंग। डिस्ट्रॉय का मतलब होगा प्रिजर्व या बिल्ट। विक्ट्री मीन्स इसका अपोजिट होगा डिफीट। और ये प्रीशियस का अपोजिट होगा वर्थलेस। ग्रेटिट्यूड का अपोजिट होगा इनग्रेटिट्यूड। और डिस्कार्ड का अपोजिट होगा एम्ब्रेस। और नैरो का अपोजिट होगा ब्रॉड। अब यहां पर बता रहे हैं यूज द गिवन वर्ड ऑब्लिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस। ये कुछ वर्ड दिए, ओवरवेल्म्ड, अनवर्दी, अबंडेंस, डिस्पोज्ड ऑफ, गेट रिड ऑफ, वेरिंग, ग्लूमी, इनवेटिबली। इनको अपने वर्ड में आपको यूज करना है। तो देखिए मैंने पूरी कोशिश की है इसको यूज करने की। जैसे पहला है ओवरवेल्म का मतलब बहुत ही एक्साइटेड होना। इसका मतलब होता है कि सीइंग माई सरप्राइज बर्थडे पार्टी आई बिकेम ओवरवेल्म्ड। मैं अपनी बर्थडे पार्टी को देखकर बहुत ही खुश हो गया। ऐसे ही इसमें सारे दिए हैं, मैंने अपने हिसाब से इसको यूज किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें यूज जरूर कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छी हो। अगला चैप्टर मैं आपको सोक्रेटिस का दूंगा, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और इसी तरह से पढ़ते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
और मैं आपसे एक चीज़ फिर चाहता हूं कि जिस तरह से आप मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देते रहिए और प्लीज़ पढ़िए ज़रूर। अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा चैप्टर आपके समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में कमेंट ज़रूर दीजिए और इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच। अगला चैप्टर सोक्रेटिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके जहन में किसी तरह का कोई भी सजेशन मेरे लिए आता है तो प्लीज़ आप मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच।